हेलो दोस्तों, मैं अर्पित राठौड़ शिखर एकेडमी इंदौर के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता ही है कि शिखर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको अब विस्तृत से एमपी पढ़ाया जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? विस्तृत से अब आपको एमपी पढ़ाया जाएगा। एमपी में आपके टोटल मिलाकर कम से कम अब एमपी के आपके 40 से 45 लेक्चर आपके बनेंगे। कितने से लेक्चर बनेंगे? 40 से 45 आपके लेक्चर बनेंगे, जिसमें विथ हिस्ट्री, मतलब कि मध्य प्रदेश का जो इतिहास होता है वो भी अब शिखर एकेडमी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितनी भी रियासतें हैं, मध्य प्रदेश के जितने भी राजा और महाराजाएं हो गए उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। मध्य प्रदेश के जितने भी नवाब थे उनके बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना? जितने भी किले थे उन सब के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। तो आपको शिखर एकेडमी के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर अब आपको डेली एक एमपी का लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। डेली एक एमपी का लेक्चर अपलोड कर दिया जाएगा। तो आपको शिखर एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब पर जाना है और डेली आपको एमपी देखना है, ताकि आपका एमपी का जो पोर्शन आता है वनडे एग्जाम में, आपका एमपी इतना अच्छा हो जाएगा कि किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन अब एमपी से आपका गलत नहीं होगा। आज दिन तक के इतिहास में यूट्यूब पे आपको कहीं भी एमपी के सारे लेक्चर प्रोवाइड नहीं मिलेंगे। अब शिखर एकेडमी आपको प्रोवाइड करने जा रहा है निशुल्क। कोई आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। सारे लेक्चर जो है वो यूट्यूब पे आपके अपलोड कर दिए जाएंगे। तो आपको सारे लेक्चर जो है 1 बाय 1 करके देखना है। आज अपना एमपी का पहला लेक्चर है, जिसके बारे में अपन चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश के परिचय के बारे में, मध्य प्रदेश के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे कि मध्य प्रदेश में वर्तमान में कौन क्या है। चलो देखते हैं, ज्यादा देर न करते हुए। चलो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि अपन मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में और क्या अन्य नाम है, मध्य प्रदेश के और क्या अन्य नाम है जो एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो अपन पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश को सोया स्टेट के नाम से भी जानता है, क्योंकि आपकी जो सोयाबीन है वो मध्य प्रदेश की क्या है? राज्य की फसल है। सबसे ज्यादा सोयाबीन जो होती है राज्य में वो मध्य प्रदेश में होती है। भारत में अगर सबसे ज्यादा सोयाबीन कहाँ होती है तो मध्य प्रदेश में होती है, इसलिए इसे सोया स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हृदय प्रदेश क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये भारत के बीचों बीच स्थित है। क्या है? मध्य प्रदेश भारत के बीचों बीच स्थित है, इसलिए इसे हृदय प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। अब बात कर लेता हूं मैं मध्य भारत या लघु भारत। मध्य प्रदेश को मध्य भारत या लघु भारत के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद नदियों का मायका, क्योंकि मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा नदियां प्रभावित होती है। क्या होती है? मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा नदियां निकलती है या मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा नदियां प्रभावित होती है, इसलिए इसे नदियों के मायका के नाम से भी जाना जाता है। अब एक और बात कर लेता हूं मैं, सेंट्रल प्रोविजंस और बरार के नाम से भी जाना जाता है। और बात कर लेता हूं टाइगर स्टेट। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा बाघ कहां पाए जाते हैं? आपके मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, इसीलिए इसे टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात कर लेते हैं और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में भी अपन डिस्कस करते हैं। देखिए बड़े जबरदस्त क्वेश्चन है, पूरा एमपी अपन दोस्तों विस्तृत से पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपको बाहर जाने वाला नहीं है। चलो मध्य प्रदेश के बारे में बात कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या है? आपकी भोपाल। वो क्या हो जाएगी बच्चा? भोपाल। मध्य प्रदेश की जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी? आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस आप सभी को पता है कि 1 नवंबर। आप सभी को पता है कि 1 नवंबर। आप सबको यूं भी पता होगा कि मध्य प्रदेश का जो बेसिक नॉलेज होता है वो सबको पता होता है, लेकिन ये भूल मत करना, क्योंकि यहां से आपको और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेता हूं स्थापना दिवस कब हुआ था इसको? 1 नवंबर 1956। मतलब मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? आपकी 1 नवंबर 1956 को हुई थी। बात कर लेते हैं वर्तमान स्वरूप 1 नवंबर 2000, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को ही आपका मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। आपके मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था, इसलिए इसका वर्तमान स्वरूप नाम दे दिया गया 1 नवंबर 2000। क्या दे दिया गया? 1 नवंबर 2000। भाषा आपको पता ही है कि मध्य प्रदेश की जो भाषा है वो क्या है? आपकी हिंदी। क्या है दोस्तों? हिंदी। अब बात कर लेता है अन्य भाषा, उर्दू व अन्य क्षेत्रीय भाषा। अन्य क्षेत्रीय भाषाएं क्या हो गई? जैसे कि आपकी हो गई एक तो निमाड़ी, और हो गई आपकी मालवा, और हो गई आपकी मालवा, और क्या हो गई? आपकी बुंदेलखंड,
और क्या हो गई आपकी बुंदेलखंड। तो यहाँ के जो जितने भी क्षेत्र हैं यहाँ पर अलग अलग तरह से क्या बोली जाती है, आपकी अन्य क्षेत्रीय भाषाएं क्या है, बोली जाती है। ये आपको क्या करना है, ध्यान देना है। अब बात कर लेता हूं मैं नेक्स्ट, चलो राजकीय चिन्ह के बारे में बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है। तो ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है दोस्तों वो है आपका, ध्यान रखना, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत। देखो ये आपको 24 स्तूप ये क्या मिल जाएंगे, आपके आकृतियां मिल जाएंगी। इसके अंदर क्या है दोस्तों, एक व्रत है। इसके अंदर क्या है, एक व्रत है जिसमें गेहूं और धान की बालिया को दर्शाया गया है, जिसमें गेहूं और बालिया की धान को दर्शाया गया है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है, गेहूं और धान की बालिया है। ये क्या है, गेहूं और धान की बालिया है जिसमें इस 24 स्तूप आकृति के अंदर दर्शाया गया है। यही क्या है, आपका मध्य प्रदेश का क्या है दोस्तों, राजकीय चिन्ह है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है, तो 24 स्तूप आकृतियां क्या है, 24 स्तूप आकृति के अंदर एक व्रत जिसमें धान और बालियों को क्या है, दर्शाया गया है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं मैं, नेक्स्ट बात करता हूं। देखिए मध्य प्रदेश का राजकीय फल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी क्या क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्या है आपका, ये देखिए, ये देखिए, याद आता होगा आपको जब इसका सीजन आता है। क्या है आपका, ये आम। क्या है दोस्तों, ये आपका आम है। जैसे ही आम का सीजन आता है आपके मुंह में स्वाद आने लग जाता है। और ध्यान रखना, मध्य प्रदेश का जो राजकीय फल है दोस्तों क्या है, आपका आम। क्या है दोस्तों, आम। इसका जो वैज्ञानिक नाम ये क्या है आपका, मैंगीफेरा इंडिका। क्या है दोस्तों, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगीफेरा इंडिका। ये क्या है आपका, इसका वैज्ञानिक नाम है। इसका क्या है, ये वैज्ञानिक नाम है। और यही क्या है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय फल। चलो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट की, मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है, तो आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या हो जाएगा दोस्तों, सफेद लिल्ली। क्या हो जाएगा, सफेद लिल्ली। ये सफेद लिल्ली ही क्या है आपका मध्य प्रदेश का राजकीय पुष्प। क्या है, सफेद लिल्ली, जो आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में। यह जो आपको दिखाई दे रहा है सफेद लिल्ली, यह सफेद लिल्ली को ही दोस्तों ध्यान रखना आपका राजकीय पुष्प घोषित किया गया। अब क्वेश्चन आता है कि इसको राजकीय पुष्प कब घोषित किया गया, तो सन 1981 में। कब घोषित किया गया, सन 1981 में इसको राजकीय क्या घोषित किया गया, पुष्प घोषित किया गया था। अच्छा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की, राजकीय पशु। अब आता है राजकीय पशु। आपको पता है कि जो जितने भी राज्य है आपके भारत में, सभी राज्य का अपना अपना एक राजकीय क्या होता है, पशु होता है। और आपका मध्य प्रदेश का जो राजकीय पशु है वो क्या है आपका, बारहसिंगा। क्या है दोस्तों, बारहसिंगा। ये एकमात्र आपके कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है आपका, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में आपका क्या है दोस्तों, पाया जाता है। तो ध्यान रखना, इसे बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा भी कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। तो ध्यान रखना, बेडरी प्रजाति के बारहसिंगा जो है आपका, यही क्या है आपका मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पशु। तो ध्यान रखना, इसको भी जो अपनाया गया था सन 1981 में अपनाया गया था। कब अपनाया गया था, सन 1981 में इसको राजकीय पशु का दर्जा दिया गया था। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसके बारे में भी, यह भी आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं। देखिए, ये देखिए, यही क्या है आपका राजकीय पशु बारहसिंगा। इसे बोलते हैं बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा। चलो अब बात कर लेते हैं राजकीय पक्षी के बारे में। बात कर लेते हैं, किसके बारे में बात करते हैं, राजकीय पक्षी के बारे में कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, इसके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है इसका नाम है शाह बुलबुल। क्या नाम है दोस्तों इसका, शाह बुलबुल।
चाहा बुलबुल, या इसे दुधराज के नाम से भी जानते हैं, या इसे दुधराज के नाम से भी जानते हैं, और इसे पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं, पैराडाइज फ्लाई कैचर के नाम से भी जानते हैं। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है, तो ध्यान रखना दुधराज, चाहे बुलबुल या पैराडाइज फ्लाई कैचर। ये जो दिख रहा है आपका, यही क्या है आपका दूधराज, यही क्या है आपका दूधराज। और इसे भी सन 1981 में, कब दोस्तों, सन 1981 में आपका मध्य प्रदेश का क्या है, राजकीय पक्षी घोषित किया गया था। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि दूधराज को मध्य प्रदेश का राजकीय पक्षी कब घोषित किया गया था, तो ध्यान रखना 1981 में। अभी वर्तमान में आपकी बहुत वनडे एग्जाम आने वाली मध्य प्रदेश की, चाहे एमपीएसआई हो चाहे पटवारी हो, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे आपके। तो आपको सारे लेक्चर जो शिखर एकेडमी के द्वारा एमपी के पढ़ाए जाते हैं, सारे 1 बाय 1 करके आपको देखना है। चलो अब बात कर लेते हैं अपन, चलो ये देखिए, राजकीय वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। किसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, राजकीय वृक्ष के बारे में बात कर लेते हैं। तो राजकीय वृक्ष क्या है आपका, वट वृक्ष। क्या है दोस्तों, वट वृक्ष, या इसे बोलते हैं अपन बरगद। क्या बोलते हैं इसे, बरगद। और ये क्या है इसका, फाइकस बेनिग्लेसिस, क्या है इसका वैज्ञानिक नाम है। जो आपको दिख रहा है यही दोस्तों क्या है आपका बरगद। और इसको भी सन 1981 में, कब दोस्तों, सन 1981 में आपका राजकीय वृक्ष घोषित किया गया था। क्या है दोस्तों आपका बरगद, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेता हूं, राजकीय मछली। आपकी राजकीय मछली क्या है, आपकी महाशीर। क्या है दोस्तों, महाशीर। जो आपकी मध्य प्रदेश की जो राजकीय मछली हो जाएगी, वो हो जाएगी आपकी महाशीर। क्या हो जाएगी, महाशीर। ये इसका क्या है, वैज्ञानिक नाम है। जो दिख रही है आपको, यही क्या है आपकी राजकीय मछली है। और ये मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, केन, बेतवा, ये मध्य प्रदेश की नदियां हैं आपकी, ध्यान रखना, नर्मदा, इन सब में ये पाई जाती है। इन सब में क्या है दोस्तों, ये आपकी पाई जाती है। इन सब में क्या है आपकी ये पाई जाती है। और सन 2011 में, कब दोस्तों, सन 2011 में, ये आप रखना, सन 2011 में ही दोस्तों ध्यान रखना, इस महाशीर को राजकीय मछली के रूप में घोषित किया गया था। राजकीय मछली के रूप में क्या है इसे घोषित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट, राजकीय नाट्य की बात कर लेते हैं। राजकीय नाट्य की बात कर लेते हैं। नाट्य क्या होता है, नाट्य क्या होता है, किसी को हिंदी में समझ में नहीं आता है तो मैं इंग्लिश में बता देता हूं। नाट्य मतलब होता है आपका ड्रामा। क्या होता है, नाट्य मीन्स आपका ड्रामा। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय ड्रामा है वो क्या हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना, माच। और ये माच आपका कहाँ का है, मालवा का। मध्य प्रदेश का जो क्षेत्र है मालवा, इस मालवांचल क्षेत्र में आपका माच नाट्य किया जाता है। और इस मालवा में जो माच किया जाता है, इसको ही राजकीय नाट्य के रूप में घोषित किया गया है। यह मालवा का प्रतिनिधित्व करता है। यह किसका प्रतिनिधित्व करता है, मालवा। मध्य प्रदेश में जो मालवा है उससे इस माच को लिया गया है। यह इस प्रकार से माच नृत्य होता है दोस्तों। इस प्रकार से क्या होता है, माच नृत्य होता है। मतलब कहने का अर्थ ये होता है कि जो पुरुष होते हैं वो आपकी महिलाओं के वेशभूषा में आते हैं। किसकी वेशभूषा में आते हैं, महिला के वेशभूषा में आकर जो डांस करते हैं, अलग अलग प्रकार की धुन पर, अलग अलग प्रकार की धुन पर। तो इसे ही आपका क्या कहा गया है, माच कहा गया है। आपको ध्यान रखना है, बरसात को छोड़कर दोस्तों, किसको छोड़कर, बरसात को छोड़कर, सभी बरसात को छोड़कर जितनी भी सीजन है सब में आपका माच किया जाता है, सिर्फ बरसात को छोड़कर। किसको छोड़कर, सिर्फ बरसात को छोड़कर। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। राजकीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। किसके बारे में बात कर लेते हैं, राजकीय नृत्य के बारे में बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है। तो मध्य प्रदेश का जो राजकीय नृत्य हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका, राई। क्या हो जाएगा, राई। और ये आपका बुंदेलखंड का प्रसिद्ध नाट्य है। ये बुंदेलखंड का प्रसिद्ध क्या है आपका, नृत्य है। यह बुंदेलखंड का प्रसिद्ध क्या है दोस्तों, नाट्य नहीं। क्या हो जाएगा आपका, बुंदेलखंड का प्रसिद्ध क्या हो जाएगा, ये नृत्य है। ये होता है आपका राई नृत्य। ये होता है आपका राई नृत्य। देखो पैरों में घुंघरू लगाकर,
पैरों में घुंघरू लगाकर। कहां पर लगाते हैं? पैरों में घुंघरू लगाकर। ध्यान रखना, इस प्रकार का राय नृत्य कहां पर किया जाता है? आपका मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाता है और इसको ही मध्य प्रदेश के राजकीय नृत्य के रूप में घोषित किया गया है। यह आपको ध्यान रखना है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय नृत्य क्या है, तो ध्यान रखना है कि राई। ये दोस्तों बुंदेलखंड के साथ साथ बघेलखंड में भी पाया जाता है। बुंदेलखंड के साथ आपका ये ध्यान रखना बघेलखंड में भी पाया जाता है। बघेलखंड में भी आपका दोस्तों इस प्रकार का नृत्य होता है। लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है कि ये आपका जो राई नृत्य है ये मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में पाया जाता है, तो ध्यान रखना आपका बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड में इस प्रकार का नृत्य हुआ करता है, ये आपको ध्यान रखना है, आपको बघेलखंड नहीं लगाना है। चलो अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। राज्य की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। राज्य की फसल के बारे में बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजकीय फसल क्या है? आपकी सोयाबीन। क्या है दोस्तों? आपकी सोयाबीन। जो सोयाबीन है ये आपके मध्य प्रदेश की राजकीय फसल है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? आपकी सोयाबीन पाई जाती है। तो ध्यान रखना, सोयाबीन को ही मध्य प्रदेश में राजकीय फसल के रूप में दर्जा दिया गया है। एक क्वेश्चन और सोयाबीन से बनता है। मध्य प्रदेश में का जो अनुसंधान केंद्र है, राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र, सोयाबीन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है दोस्तों, वो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र। ये कहां पर आपका दोस्तों? इंदौर में है। इस प्रकार की गलतियां भी दोस्तों करते हैं, इस प्रकार की गलतियां भी स्टूडेंट करते हैं अक्सर। और एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का क्या दोस्तों? एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र, ये कहां पर हो जाएगा दोस्तों? तो ध्यान रखना, ये हो जाएगा आपका उज्जैन। कहां हो जाएगा दोस्तों? आपका उज्जैन। अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है इंदौर। अगर पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, तो आपको बताना है उज्जैन। तो आपको क्या बताना है? उज्जैन। ये दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं इसके लिए। चलो अब बात कर लेते हैं राजकीय खेल। राजकीय खेल के बारे में बात कर लेते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है? तो मध्य प्रदेश का राजकीय खेल ये है। क्या है दोस्तों? ये आपका मल्लखंब। इसे बोला जाता है दोस्तों मलखंब। इसे बोला जाता है दोस्तों मलखंब। इस प्रकार की जो एक्टिविटी होती है, एक खंबा लगाया जाता है, ऊर्ध्व खंबा लगाया जाता है, और इसके आसपास जो कर्षत किया जाता है, इसके प्रकार जो एक्टिविटी की जाती है, इसी को बोला जाता है दोस्तों मलखंब। इसी को क्या बोला जाता है? आपका मलखंब। और ध्यान रखना, आपको 10 अप्रैल 2013 को 10 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया है। इसको राजकीय खेल के रूप में घोषित किया गया है। और इसके अंतर्गत जो पुरस्कार दिया जाता है, वो पुरस्कार दिया जाता है आपका प्रभात जोशी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? प्रभात जोशी पुरस्कार। कौन सा दिया जाता है? आपका प्रभात जोशी पुरस्कार। इस मलखंब के अंतर्गत जो पुरस्कार दिया जाता है वो आपका प्रभात जोशी पुरस्कार दिया जाता है। ध्यान रखना, इसको 10 अप्रैल 2013 को घोषित किया गया। क्वेश्चन ये नहीं आता है कि मध्य प्रदेश का राजकीय खेल क्या है, क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय खेल मलखंब को, ध्यान रखना, राजकीय खेल का दर्जा कब दिया गया, तो ध्यान रखना 10 अप्रैल 2013 को। कब दिया गया? 10 अप्रैल 2013 को इसको राजकीय खेल का दर्जा दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट। चलो नेक्स्ट क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, जिसे मध्य प्रदेश की जो राजकीय नदी भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा, ये कौन सी हो जाएगी? आपका नर्मदा नदी। नर्मदा नदी, जो नर्मदा नदी है, इसको ही आपका 2011 में राजकीय नदी का दर्जा दिया गया था। जो आपको दिख रही है नर्मदा नदी, यह है आपकी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा। ये कौन सी हो जाएगी? आपकी नर्मदा नदी। ये आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जब अपन पढ़ेंगे दोस्तों नदियों के बारे में,
उस टाइम आपको सारी जो नदियां है वो विस्तृत से पढ़ा दी जाएगी। सारी नदियां क्या है दोस्तों, आपको विस्तृत से पढ़ा दी जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है। मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है, तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान है सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है। सुख का दाता सबका साथी शुभ का ये संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक है ना दोस्तों, तो ध्यान रखना इसके जो लेखक है, इसके जो रचयिता बोल सकते हैं कि इस गान के जो रचयिता है वो कौन है आपके, तो ध्यान रखना पत्रकार महेश श्रीवास्तव। क्या होने जाएंगे दोस्तों, पत्रकार महेश श्रीवास्तव। महेश श्रीवास्तव, महेश श्रीवास्तव, ये ध्यान रखना। ये भी कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ध्यान रखना ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश गान के रचयिता कौन है, तो ध्यान रखना महेश श्रीवास्तव। कौन हो जाएंगे दोस्तों आपके, महेश श्रीवास्तव ही इस मध्य प्रदेश गान के क्या हो जाएंगे, आपके रचयिता हो जाएंगे। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो क्षेत्रफल की बात करते हैं, मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। चलो ध्यान रखना दोस्तों, यहां पर आ गया है आपका उत्तर प्रदेश, यहां पर है आपका दोस्तों उत्तर प्रदेश, यहां पर क्या है आपका उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहां पर उत्तर प्रदेश, क्या हो जाएगा दोस्तों आपका यहां पर उत्तर प्रदेश। एक मिनट दोस्तों, यहां पर क्या हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यहां पर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश, यहां पर हो जाएगा आपका राजस्थान, यहां पर हो जाएगा आपका राजस्थान। ठीक है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका गुजरात, यहां पर हो जाएगा आपका गुजरात। ठीक है दोस्तों, यहां पर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, यहां पर हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़, यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका छत्तीसगढ़, और नीचे क्या हो जाएगा दोस्तों आपका महाराष्ट्र, नीचे क्या हो जाएगा आपका महाराष्ट्र। तो ये है आपका मध्य प्रदेश। इसमें बात करेंगे कि पूर्व से पश्चिम क्या है दोस्तों, ये आपका पूर्वी जिला है। ये कौन सा है आपका पूर्वी जिला, पूर्वी जिला कौन सा हो जाएगा आपका सिंगरौली। कौन सा हो जाएगा आपका सिंगरौली, कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्व जिला सिंगरौली। ये सिंगरौली कौन सा जिला हो जाएगा आपका, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश का पूर्वी जिला कौन सा दोस्तों, सिंगरौली। अब क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, मध्य प्रदेश का पश्चिम जिला ये रह गया आपका अलीराजपुर, ये रह गया आपका अलीराजपुर। ये अलीराजपुर ही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, ध्यान रखना आपका ये अलीराजपुर ही दोस्तों क्या हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला, मध्य प्रदेश का पश्चिम जिला। अब क्वेश्चन में क्या है, पूर्व से पश्चिम का विस्तार और उत्तर से दक्षिण का विस्तार। तो अपने बात करा अभी पूर्व से पश्चिम का विस्तार, पूर्व से दोस्तों क्या है पश्चिम का विस्तार। ये पूर्व से पश्चिम का विस्तार टोटल कितना किलोमीटर है देख लीजिए आप, 870 किलोमीटर। कितना हो जाएगा दोस्तों, 870 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर, 870 किलोमीटर। मतलब पूर्व से लगाकर पश्चिम की जो टोटल लंबाई है वो कितने किलोमीटर हो जाएगी आपकी, 870 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों, 870 किलोमीटर। अब बात करते हैं उत्तर से लगाकर दक्षिण तक। आपका मध्य प्रदेश का जो उत्तरी जिला है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा आपका मुरैना। कौन सा हो जाएगा दोस्तों, मुरैना। ये मुरैना क्या हो जाएगा दोस्तों आपका उत्तरी जिला, क्या हो जाएगा आपका उत्तरी जिला। और यहाँ पर है दोस्तों आपका बुरहानपुर, यहाँ पर क्या है आपका बुरहानपुर, बुरहानपुर। ये बुरहानपुर क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी जिला, ये बुरहानपुर क्या हो जाएगा आपका दक्षिणी जिला। कहने का अर्थ यही है कि मध्य प्रदेश के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है आपकी 605 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी दोस्तों आपकी 605 किलोमीटर, 605 किलोमीटर। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के उत्तर से लगाकर दक्षिण तक की कुल टोटल लंबाई कितनी है, तो आपको बताना है कि 605 किलोमीटर। क्या बताना है आपको, 605 किलोमीटर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले से लगाकर आपके पश्चिमी जिले तक की जो टोटल लंबाई है वो कितनी है, तो आपको बताना है 870 किलोमीटर। कितनी बताना है आपको, 870 किलोमीटर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका क्या हो जाएगा,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो अब ध्यान दीजिए। अब ध्यान देने की बात यह है दोस्तों कि इसका जो टोटल क्षेत्रफल है ये कितना है आपका 3,08,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का टोटल क्षेत्रफल कितना है, मध्य प्रदेश का आपका टोटल क्षेत्रफल कितना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितना दोस्तों ध्यान रखना, 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है ना। पूरे भारत का ध्यान रखना 9.58% 9.58% क्या है आपका, ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश का हिस्सा है, ये आपको ध्यान रखना है। और मध्य प्रदेश का टोटल वर्ग किलोमीटर स्क्वायर कितना है आपका, ध्यान रखना 308,252 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। चलो अपन बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए ये बात कर लेते हैं हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में भी आपको समझना है, इसके बारे में भी आपको ध्यान से समझना है। चलो क्वेश्चन क्या है दोस्तों, जरा देखिए क्वेश्चन के बारे में, क्वेश्चन के बारे में देखिए जरा क्वेश्चन क्या है। चलो राज्य की सीमा से लगने वाले राज्य, मतलब आपका जो ये राज्य है मध्य प्रदेश, इससे कुल कितने राज्यों की सीमा लगती है। तो ध्यान लगाना इससे 5 राज्यों की सीमा लगती है। कितने राज्यों की लगती है आपकी, 5 राज्यों की सीमा लगती है। यह 5 राज्यों की सीमा कौन कौन सी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। क्या करेंगे, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। चलो देखते हैं। उत्तर में उत्तर प्रदेश, दोस्तों ध्यान रखना जो आपका जो उत्तर पूर्व है, ये उत्तर पूर्व, यहां पर आता है आपका यूपी, यहां पर क्या आता है आपका यूपी। उसके बाद बात कर लेंगे अपन, ध्यान रखना यहां पर आता है आपका राजस्थान, यहां पर क्या आता है आपका राजस्थान। उसके बाद बात करेंगे अपन, ध्यान रखना यहां पर आता है आपका गुजरात, यहां पर दोस्तों आता है आपका गुजरात। ये कौन सा हो जाएगा दोस्तों आपका गुजरात, ये कौन सा हो जाएगा आपका दोस्तों गुजरात। उसके बाद दक्षिण में आता है आपका महाराष्ट्र, दक्षिण में आता है आपका महाराष्ट्र। और यहां पर क्या आता है आपका छत्तीसगढ़, यहां पर क्या आता है आपका दक्षिण पूर्व में क्या हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। कहने का अर्थ यही है कि मध्य प्रदेश के 5 राज्यों से आपकी मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। कितने राज्यों से लगती है, 5 राज्यों से मध्य प्रदेश की सीमा लगती है। यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। चलो गुजरात से मध्य प्रदेश के 2 जिलों की लगती है, एक तो है आपका झाबुआ और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका अलीराजपुर। राजस्थान से लगती है आपके 10 जिलों की, मध्य प्रदेश के 10 जिलों की सीमा किससे लगती है आपकी, राजस्थान से लगती है। उत्तर प्रदेश में मध्य प्रदेश के 13 जिलों की जो 13 जिलों में उत्तर प्रदेश से लगते हैं आप, मध्य प्रदेश के 13 जिले किससे लगते हैं आपके उत्तर प्रदेश से लगते हैं। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र से लगते हैं आपके 9 जिले, मध्य प्रदेश के 9 जिले किससे लगते हैं आपके महाराष्ट्र से लगते हैं। और ध्यान रखना 6 जिले, मध्य प्रदेश के 6 जिले किससे लगते हैं आपके, ध्यान रखना है छत्तीसगढ़ से लगते हैं। किससे लगते हैं भाई, छत्तीसगढ़ से लगते हैं। चलो अपन भौगोलिक विभाजन जब पढ़ेंगे उसमें बताएंगे आपके कौन से जिले आपके किससे लगते हैं। अभी अपन सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इतना आपके लिए काफी है। जब अपन भौगोलिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में, उस टाइम अपन इसकी चर्चा करेंगे। चलो अब बात कर लेते हैं अपन नेक्स्ट। चलो ये देखिए दोस्त, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अब भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं, भौगोलिक स्थिति की बात कर लेते हैं। इस प्रकार की जो रेखाएं होती है दोस्तों, इस प्रकार की जो रेखाएं होती है इसको बोले जाता है अक्षांश रेखाएं। इनको क्या बोला जाता है आपका, अक्षांश रेखा बोला जाता है। कौन सी रेखा बोला जाता है आपका, अक्षांश रेखा बोला जाता है। और इस प्रकार की जो रेखा होती है इनको बोला जाता है आपका देशांतर रेखाएं। इनको क्या बोला जाता है आपका देशांतर रेखाएं बोला जाता है। क्या बोला जाता है आपका देशांतर रेखा बोला जाता है। अब क्या बोल रहा है दोस्तों, ध्यान रखना 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से 26 डिग्री 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, क्या दोस्तों ध्यान रखना ये हो जाएगा आपका 21 डिग्री 6 मिनट। क्या हो जाएगा दोस्तों 21 डिग्री 6 मिनट क्या हो जाएगा आपका उत्तरी अक्षांश। क्या हो जाएगा दोस्तों ये आपका उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, उत्तरी अक्षांश। और क्या दोस्तों देखो 26 डिग्री 30 मिनट, 26 डिग्री ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यहीं पे लिख लेते हैं अपन 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश, 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश,
26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश। अब बात कर लेते हैं अपन 749 पूर्वी देशांशन से 82.48 पूर्वी देशांतर तक। अब ध्यान रखना दोस्तों, ध्यान रखना, ये है अपनी दोस्तों, ध्यान रखना, ये हो गई आपकी, ध्यान रखना है उत्तरी, ये हो गई आपकी अक्षांश रेखा, और ये कौन सी हो जाएगी आपकी देशांतर रेखा है। अपन ने बात करा अभी उत्तरी अक्षांश की बात करी, अब अपन पूर्वी देशांतर की बात करेंगे। तो ध्यान रखना इसमें हो जाएगा आपका 74 डिग्री पॉइंट, ध्यान रखना 9 मिनट, क्या हो जाएगा दोस्तों 9 मिनट। उसके बाद दोस्तों आता है आपका 82.48 मिनट, 48 मिनट पूर्वी देशांतर, क्या हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। ये भी क्या हो जाएगा आपका दोस्तों 74 डिग्री 9 मिनट, क्या हो जाएगा आपका पूर्वी देशांतर। तो ये होता है मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। ये क्या थी आपकी मध्य प्रदेश की, क्या है दोस्तों, ये आपकी भौगोलिक स्थिति है। इसके बारे में आपको ध्यान लगाना है। चलो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों अपन। चलो मध्य प्रदेश के और चीजें की बात कर लेते हैं अपन। चलो मध्य प्रदेश में विधानसभा सीटें कितनी है, तो ध्यान रखना मध्य प्रदेश में जो होती है 230, मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, तो ध्यान रखना 230। कितनी सीटें हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा की, 230 सीटें हैं। कितनी है आपकी 230 सीटें हैं। ध्यान रखना इसमें आपके जो विधानसभा के चुनाव होते हैं दोस्तों, कौन से चुनाव होते हैं, विधानसभा के चुनाव इसके अंतर्गत होते हैं, विधानसभा के अंतर्गत चुनाव होते हैं। और इसमें जो बहुमत दल का जो नेता होता है वही क्या बनता है, अपनी सरकार बनाता है। मतलब 230 सीटें में जिसकी ज्यादा सीटें होगी वो क्या बनाएगा, अपनी सरकार बनाएगी। और इसके नेता को क्या बोलते हैं आपको, तो ध्यान रखना विधानसभा के नेता को ही क्या बोलते हैं आपको, मुख्यमंत्री के नाम से जाना जाता है, सीएम के नाम से दोस्तों जाना जाता है। अब बात कर लेते हैं अपन लोकसभा की सीटें। तो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है दोस्तों, 29। कितनी है दोस्तों, 29। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ एक सीट पे कांग्रेस चुनाव जीती थी, बस। कौन सी सीट थी वो दोस्तों, ध्यान रखना, छिंदवाड़ा सीट। ध्यान रखना आपके पूर्व मुख्यमंत्री थे आपके कौन, कमलनाथ, उनके बेटे नकुलनाथ, उनके बेटे कौन है दोस्तों, नकुलनाथ। उन नकुलनाथ ने दोस्तों छिंदवाड़ा सीट जीती थी। बाकी 28 जो सीटें हैं, 28 जो सीट है वो किसकी है मध्य प्रदेश में, बीजेपी की है। किसकी है दोस्तों, बीजेपी की है। सिर्फ नकुलनाथ वाली जो सीट है वो किसकी है आपकी, कांग्रेस की है। वो किसकी है दोस्तों, सिर्फ कांग्रेस की है। वो किसकी है आपकी, सिर्फ कांग्रेस की है। ये आपको ध्यान रखना है। चलो अब बात कर लेते हैं राज्यसभा सीटें। मध्य प्रदेश में राज्यसभा सीटें कितनी है, टोटल मिलाकर सिर्फ 11। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी है, विधानसभा की सीटें कितनी है और राज्यसभा की सीटें कितनी है। चलो अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जनजाति के लिए, क्या है दोस्तों, अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कहने का अर्थ यही है कि विधानसभा में दोस्तों ध्यान रखना, यहाँ कर लेना आप विधानसभा, यहाँ कर लेना आप दोस्तों विधानसभा। विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित है, आरक्षित सीटें कितनी हैं, 35। कहने का अर्थ है कि आपकी विधानसभा की जो टोटल संख्या है वो है 230। उसमें से जो आपकी 35 सीटें होगी ये आपके एससी के लिए आरक्षित है। मतलब इन 35 सीटों पर सिर्फ एससी के लोग ही चुनाव लड़ सकते हैं। बीजेपी में इसमें 35 सीटें, इसमें आपके दोस्तों ध्यान रखना सामान्य वर्ग या पिछड़ा वर्ग का आदमी यहां से चुनाव नहीं लड़ सकता है। मतलब कहने का अर्थ है कि विधानसभा में अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीट है वो कितनी हो जाएगी आपकी, 35। अब बात कर लेते हैं अपन दोस्तों अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति में बात कर रहा हूं एसटी, किसकी बात कर रहा हूं मैं, एसटी। विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र कितना है, तो दोस्तों ध्यान रखना 47। कहने का अर्थ यह है कि मध्य प्रदेश में जो विधानसभा की जो 230 सीटें हैं उनमें से 47 सीटों पर अगर सिर्फ चुनाव लड़ेगा तो वो अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति लड़ेगा। कौन सा व्यक्ति लड़ेगा, आपका एसटी का उम्मीदवार यहां से चुनाव लड़ेगा। तो एसटी उम्मीदवार के लिए विधानसभा में कितना आरक्षित सीटें हैं, 47। अब बात कर लेते हैं अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र लोकसभा में। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित क्षेत्र लोकसभा में आरक्षित क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, किसकी, अनुसूचित जाति की। तो ध्यान रखना 4। अब वो 4 सीट कौन कौन सी है इसके बारे में भी एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। तो देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़।
कौन कौन सी दोस्तों? देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। देवास, उज्जैन, भिंड और टीकमगढ़। कहने का अर्थ ये कि इन 4 जिलों में सिर्फ आपका लोकसभा का जो चुनाव है वो एससी का उम्मीदवार ही लड़ सकता है। वो कौन सा उम्मीदवार लड़ सकता है? आपका एससी का उम्मीदवार ही यहां से चुनाव लड़ सकता है। अब बात कर लेता हूं मैं अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित क्षेत्र लोकसभा में किसकी बात कर रहा हूं मैं? अब एसटी की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं मैं? एसटी की बात कर रहा हूं। तो इसके लिए जो टोटल सीटें आरक्षित है वो कितनी है आपकी? 6। कितनी सीटें आरक्षित है इसके लिए? 6। वो 6 सीटें कौन सी है आपकी? शहडोल, मंडला, बैतूल, खरगोन, धार और रतलाम। कहने का अर्थ यही है कि इन 6 सीटों पर जो चुनाव लड़ सकता है वो एसटी का उम्मीदवार ही लड़ सकता है। वो एसटी का उम्मीदवार ही लड़ सकता है। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। फिर अपन आगे चलते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट की। अब बात करते हैं नेक्स्ट। चलो अब मध्य प्रदेश में जो टोटल संभाग है वो कितने हैं? तो मध्य प्रदेश में जो टोटल संभाग है वो है आपके 10। यह क्वेश्चन भी आता है। अभी अपन सिर्फ सामान्य ज्ञान के बाद में पढ़ रहे हैं। जैसे जैसे चैप्टर को अपन आगे बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपके मध्य प्रदेश के जो चैप्टर है वो डिफिकल्ट बनते जाएंगे। अभी अपन सिर्फ मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात कर रहे हैं। अभी अपन सिर्फ मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में अपन दोस्तों बात कर रहे हैं। चलो 52 जिले मध्य प्रदेश में टोटल कितने जिले हैं आपके? 52 जिले हैं। कौन से आपके? नागदा, महर, चाचौड़ा और बागली। ये 4 जिले प्रस्तावित है। ऐसे टोटल मिलाकर अगर जिले हो जाएंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? 56। लास्ट जिला कौन सा है आपका? लास्ट जिला तो ध्यान रखना निवाड़ी। निवाड़ी जो आपका निवाड़ी जिला है ये लास्ट है आपका। 1 अक्टूबर ध्यान रखना कब बनाया गया इसको? 1 अक्टूबर 2018 में इसका आपको 52वां जिला बनाया गया। कौन सा जिला बनाया गया? आपका 52वां जिला बनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। जब अपन भौगोलिक विभाजन के बारे में बात करेंगे उस टाइम पे अपन चर्चा करेंगे कि मध्य प्रदेश में किस टाइप से जिलों की संख्या बड़ी है। मतलब कि 2000 तक मध्य प्रदेश में कुल कितने जिले थे, उसके बाद बढ़ते बढ़ते मध्य प्रदेश में कितने जिले हो गए, ये सब अपन भौगोलिक विभाजन के अंतर्गत मध्य प्रदेश में दोस्तों बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं तहसील। तो टोटल नवीनतम तहसील जो है वो कितनी है आपकी? 424। ये आपका बिल्कुल नवीनतम डाटा है दोस्तों। ये आपका बिल्कुल नवीनतम डाटा है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों? आपका नवीनतम डाटा है। क्या हो जाएगा आपका? ये नवीनतम डाटा। टोटल विकास खंड कितने हैं? तो ध्यान रखना है कि 313 विकास खंड मध्य प्रदेश में वर्तमान में 313 विकास खंड है। आदिवासी विकास खंडों की बात करूं तो ध्यान रखना 89। कितनी है दोस्तों आपकी? 89 आदिवासी विकास खंडों की संख्या मध्य प्रदेश में है। टोटल नगर निगम, नगर और शहर की बात करूं तो ध्यान रखना है 476। टोटल नगर कितने हैं मध्य प्रदेश में? तो ध्यान रखना है 476। चलो अब बात कर लेता हूं मैं नगर निगम। किसकी बात कर लेता हूं? नगर निगम। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कुल कितने नगर निगम हैं? वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल कितने नगर निगम हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल कितने नगर निगम हैं आपके? 16। कितने हैं दोस्तों? 16 नगर निगम हैं। नगर पालिका कितनी है? तो 98 नगर पालिका है मध्य प्रदेश में। टोटल कितनी नगर पालिका है? 98। नगर प्रतिशत कितनी है? 294। मध्य प्रदेश में वर्तमान में 294 नगर परिषद है। टोटल ग्राम पंचायत कितनी है? तो ध्यान रखना है 23,922। कितनी है दोस्तों? 23,922 टोटल क्या है आपकी ग्राम पंचायत। आपको पता है कि 2017 में आपके पटवारी की एग्जाम हुई थी, मध्य प्रदेश पटवारी की एग्जाम हुई थी। उसमें इसी प्रकार के डाटा पूछा गया था कि मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम कितने हैं, मध्य प्रदेश में टोटल ग्राम पंचायत कितनी है। तो आपको सब ये बेसिक चीजें पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश से रिलेटेड आपको ये सब बेसिक चीजें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। जनपद पंचायत टोटल 313। टोटल जनपद पंचायत कितनी है आपकी? 313 जनपद पंचायत है आपकी मध्य प्रदेश में। जिला पंचायत ध्यान रखना कि 52। मध्य प्रदेश में जितने जिले हैं, मध्य प्रदेश में आपके 52 जिले हैं, तो आपकी जिला पंचायत भी कितनी हो जाएगी दोस्तों? 52। तो आपकी जिला पंचायत भी कितनी हो जाएगी? 52। कुल ग्राम कितने हैं? तो ध्यान रखना 54,903। टोटल ग्राम की बात करें तो ध्यान रखना 54,903। ये पटवारी का आंकड़ा उस टाइम थे आपके 53,000 और कुछ ओपन थे, लेकिन अभी टोटल ग्राम कितने हो गए आपके? 54,903। ये आपका लेटेस्ट डाटा है, नवीनतम डाटा है। ये आपका क्या है दोस्तों? नवीनतम डाटा है। चलो अब बात कर लेता हूं मैं राजस्व ग्राम की।
किसकी बात कर लेता हूं, राजस्व ग्राम की बात कर लेता हूं कि मध्य प्रदेश में टोटल राजस्व ग्राम कितने हैं, तो 53,738। कितने हैं दोस्तों, 53,738, 53,738। अब बात कर लेता हूं मैं पुलिस रेंज। तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 रेंज है और रेंज डीआईजी कितनी है दोस्तों, तो 15। डीआईजी रेंज के बारे में पूछे तो कितनी रेंज है आपकी, 15 रेंज है। अब बात कर लेता हूं पुलिस जिले की, तो 52 आपके पुलिस जिले हैं। पुलिस चौकियां कितनी है आपकी, 623। पुलिस चौकी के बारे में बात करें तो 600 आपकी 23 पुलिस जिले। पुलिस थाने ध्यान रखना है आपके कितने हो जाएंगे, 1117। 1117 आपके क्या है मध्य प्रदेश में पुलिस थाने हैं। और कंट्रोल रूम की बात करूं तो ध्यान रखना 51 है। कितने हैं, 51 है। 52 जिले हैं लेकिन 52 आपके पुलिस कंट्रोल रूम नहीं है। कितने हैं दोस्तों आपके, 51 है। चलो अब बात कर लेता हूं नेक्स्ट, प्रदेश का उच्च न्यायालय। मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है वो कहां पर है आपका, तो मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है ये आपका कहां पर है दोस्तों, जबलपुर में है। कहां पर दोस्तों, जबलपुर में है। और अभी वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश है, वर्तमान में इसके जो मुख्य न्यायाधीश है ये कौन है आपके, तो ध्यान रखना रवि कुमार मलीमठ। दोस्तों कौन हो जाएंगे आपके, रवि कुमार मलीमठ। रवि कुमार मलीमठ, या रवि कुमार मलीमठ ही क्या हो जाएंगे आपके वर्तमान में जबलपुर उच्च न्यायालय के क्या हो जाएंगे दोस्तों, ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, मुख्य न्यायाधीश। कौन है आपके, रवि कुमार मलीमठ। अब इसकी दो खंडपीठ है वो कौन है आपकी, इंदौर और ग्वालियर। इन दोनों खंडपीठ की जो स्थापना की गई थी, अभी वर्तमान में जो कांस्टेबल की एग्जाम चल रही है उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया कि इनकी स्थापना कब हुई थी, तो 1968 में। कब हुई थी दोस्तों, 1968 में इन दोनों की क्या हुई थी, आपकी स्थापना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका है। चलो अब बात कर लेता हूं नेक्स्ट, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। वर्तमान में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, तो ध्यान रखना शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबा कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री, सबसे लंबा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल, लंबा कार्यकाल और सबसे ज्यादा बार रहने वाले। क्या दोस्तों, सबसे ज्यादा बार रहने वाले, सबसे ज्यादा बार रहने वाले, ज्यादा बार रहने वाले, ज्यादा बार रहने वाले कौन से मुख्यमंत्री है आपके, शिवराज सिंह चौहान हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने राज्यपाल, तो मंगूभाई छगनलाल पटेल। मंगूभाई छगनलाल पटेल आपके वर्तमान में क्या है, मध्य प्रदेश के राज्यपाल है। मुख्य न्यायाधीश कौन दोस्तों, तो ध्यान रखना आरवी मलीमठ। कौन दोस्तों, आरवी मलीमठ। अभी अपन ने बात करी आरवी मलीमठ, रवि कुमार मलीमठ। रवि कुमार क्या हो जाएंगे आपके, मलीमठ। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपन। चलो मध्य प्रदेश में वर्तमान मुख्य सचिव कौन है, मुख्य सचिव कौन है इनके बारे में बात कर लेंगे। तो मुख्य सचिव कौन हो जाएंगे आपके, इकबाल सिंह बैस। कौन हो जाएंगे दोस्तों, इकबाल सिंह बैस ही आपके वर्तमान में मुख्य सचिव है मध्य प्रदेश के। विधानमंडल, मध्य प्रदेश का जो विधानमंडल है वो क्या है आपका, एक सदनात्मक है। क्या है दोस्तों, एक सदनात्मक है, ये आपको ध्यान रखना है। विधानसभा अध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो ध्यान रखना गिरीश गौतम। ये क्या है दोस्तों, गिरीश गौतम। यह मध्य प्रदेश में कहां से आते हैं आपके, रीवा जिले से। रीवा के दोस्तों ध्यान रखना देव तालाब से। कहां से आपके, देव तालाब से, देव तालाब से। यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि आपके वर्तमान में जो विधानसभा के अध्यक्ष है गिरीश गौतम, ये मध्य प्रदेश के किस जिले से इनका संबंध है। चलो अब बात कर लेते हैं अपन नेता प्रतिपक्ष। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है उनके बारे में भी अपन बात कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष कौन है, तो ध्यान रखना पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। ये कमलनाथ क्या है आपके, पूर्व सीएम थे मध्य प्रदेश के, पूर्व सीएम। और वर्तमान में ध्यान रखना है कि नेता प्रतिपक्ष है। अब बात कर लेते हैं लोकायुक्त, जस्टिस एन के गुप्ता। जस्टिस एन के गुप्ता वर्तमान में क्या है आपके, लोकायुक्त है। उप लोकायुक्त कौन हो जाएंगे, तो यूसी माहेश्वरी। कौन हो जाएंगे दोस्तों, यूसी माहेश्वरी वर्तमान में मध्य प्रदेश के क्या है आपके, ये उप लोकायुक्त है। मुख्य सूचना आयुक्त अरविंद कुमार शुक्ला। अरविंद कुमार शुक्ला ही क्या है आपके दोस्तों, मुख्य सूचना आयुक्त है। चलो तो दोस्तों ये आज अपन ने जिसके बारे में चर्चा करी है
वो मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में बात करी है कि मध्य प्रदेश में क्या है, वर्तमान में क्या स्थिति है। इन सब के बारे में अपन मध्य प्रदेश के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा है कि मध्य प्रदेश को और किस अन्य नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, बरगद क्या है, मछली राजकीय क्या है। इन सब के बारे में अपन वन बाय वन चर्चा करते गए थे। चलो दोस्तों, हम लास्ट में आपको बताना चाहेंगे हम कि पूरा एमपी सिलेबस आपको यहाँ पर कंप्लीट किया जाएगा। पूरा एमपी, फुल एमपी आपको पढ़ाया जाएगा यहाँ पर, है ना। ध्यान रखना, इसमें आपसे कम से कम 40 से 45 लेक्चर होंगे आपके, 40 से 45 लेक्चर होंगे। बेसिक से अपन चले आज अपन ने मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय के बारे में पढ़ा है। आप ऐसे YouTube पे ढूंढने जाओगे बच्चे तो आपको बहुत सारी गलतियां आपको YouTube पे देखने को मिलती है, ठीक है ना। लेकिन आपको यहाँ पर फुल अपडेट जो एमपी है वो शिखर एकेडमी के ऑफिशियल YouTube पे आपको पढ़ाने जा रहे हैं हम। तो इसमें हम सारी जो आपकी रिवर हो गई है, ठीक है ना, बेसिक रिवर के बारे से, बेसिक से लगाकर हाई रिवर तक अपन बात करेंगे एमपी में। उसके बाद दोस्तों एमपी हिस्ट्री के बारे में अपन चर्चा करेंगे। यहाँ से भी आजकल ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं हर एग्जाम में, और एमपी हिस्ट्री के लेक्चर अधिकतर कम देखने को मिलते हैं यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो उसको भी हम अच्छी तरह से पढ़ा देंगे, है ना। तो आपका जो एमपी का कुल मिलाकर जो पोर्शन है वो हम आपका गलत नहीं होने देंगे। एक भी क्वेश्चन हमारे द्वारा पढ़ाया गया, एक भी क्वेश्चन अगर किसी भी एग्जाम में बाहर आता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं बेटा। एक भी क्वेश्चन हम बाहर नहीं जाने वाले हैं, इतना डीपली हम आपको एमपी पढ़ा देंगे भाई। तो आज का लेक्चर अपना दोस्तों ये समाप्त होता है। कल फिर अपन नए चैप्टर के साथ मिलेंगे दोस्तों। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।